आज हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में हम लोग क्या बात करते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी को रेफ़र करता है जिसमें कि हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट और उनके कॉन्जेनिटल एनॉमलीज जो किसी ऑर्गेनिज्म में होती है उसके बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो रिज़ल्ट होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का। रिसर्चर्स जो है इस फील्ड में एम करते हैं इन्वेस्टिगेट करने का कॉजेज़ और मैकेनिज़्म और इफ़ेक्ट जो होते हैं टेराटोजेनिक एजेंट्स के किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिर फीटस पर, उसके बारे में। एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम समझ सके कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को और बर्थ डिफेक्ट को कॉज कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टेराटोजेनिक एजेंट्स के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं केमिकल एजेंट्स इन सब्सटेंस। तो एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में साइंटिस्ट केमिकल्स या सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिससे कि उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जा सके, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर। इन सब्सटेंस को टेराटोजेंस कहते हैं, जो कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डेवलपिंग फीटस के नॉर्मल डेवलपमेंट को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो डोसेज और टाइमिंग की अगर हम इसमें बात करें तो डोसेजेस का बहुत ही ध्यान से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ओवरडोज या अंडरडोज से अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। टाइमिंग भी क्रूशियल होता है, डिफरेंट स्टेजेस में एक्सपोजर से अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। अर्ली स्टेज में एक्सपोजर ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे फॉर्म होते हैं। कॉमन टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस जैसे हमने पहली वाली वीडियोस में बात करी है, जैसे अल्कोहल होता है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, केमिकल जिनसे कि बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन एक मेजर टेराटोजेनिक फैक्टर होता है जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकता है। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं काफ़ी सारे टेराटोजेनिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। साइंटिस्ट कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें फिर ऑब्जर्व करते हैं जो इफेक्ट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस का डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में काफ़ी अलग अलग डोसेज दिए जाते हैं अलग अलग टाइम के साथ। रिसर्चर्स देखते हैं कि कैसे ये सब्सटेंस डेवलपमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ये रिसर्च हमें बताती है कि कैसे स्पेसिफिक डोसेज और सब्सटेंस से बर्थ डिफेक्ट्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। इससे मेडिकल फील्ड में गाइडलाइंस बनती है जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह से सब्सटेंस से बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि केमिकल एजेंट्स एंड सब्सटेंसेस में एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग डेवलपमेंट एम्ब्रियोज और फीटस टू known or suspected teratogenic substances or agents. These can include drugs, chemicals, environmental pollutants, infectious agents and other substances. तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह के केमिकल एजेंट्स या सब्सटेंसेस डेवलपिंग फीटस पर कैसे असर डाल सकते हैं। ये नॉलेज हमें प्रिकॉशंस लेने में मदद करती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि हम बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल मॉडल्स के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में अक्सर एनिमल मॉडल्स का यूज़ होता है ताकि हम डेवलपमेंट पर टेराटोजेनिक सब्सटेंस के असर को स्टडी कर सकें। डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ जैसे कि माइस, रैट्स, रैबिट्स और कभी कभी बड़े जानवर भी चूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जिसको कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एनिमल मॉडल्स रिसर्चर्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो टेराटोजेंस का असर पूरे ऑर्गेनिज्म पर देख सकते हैं। इन्हें कंट्रोल्ड कंडीशन के उसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस और आउटकम्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल करते वक्त एथिकल कंसिडरेशन भी उठाई जाती हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट और वेलफेयर ऑफ दीज एनिमल्स। साइंटिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए जाएं जो एनिमल के लिए पेन और डिस्कम्फर्ट को मिनिमम कर सके। डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि एनिमल का यूज़ कैसे करना चाहिए। रिसर्चर्स को चाहिए कि वो ह्यूमेन ट्रीटमेंट इंश्योर करें और अगर हो सके तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स का यूज़ करें ताकि एनिमल्स के साथ सहयोग किया जा सके। एनिमल मॉडल का यूज़ नॉलेज गेन करने में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल कंसिडरेशंस भी इक्वली क्रूशियल हैं। रिसर्चर्स को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन गेनिंग वैल्यूबल इंसाइट्स और एनिमल्स के साथ सहयोग करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। एनिमल मॉडल्स का यूज़ एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल कंसिडरेशन को भी सीरियसली लेना इम्पॉर्टेंट है। ये अप्रोच हमें
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट और टेराटोजेंस के असर के बारे में, लेकिन रिसर्चर्स को एनिमल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमेन तौर पर डील करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अगर मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में, तो मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट के टाइम पर होने वाले फिजिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। इसमें रिसर्चर्स क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की शेप, साइज़ या स्ट्रक्चर टेराटोजेनिक सब्सटेंस के एक्सपोजर से कैसे चेंज हो जाते हैं। तो बिहेवियरल असेसमेंट डेवलपमेंट के बिहेवियर को स्टडी करने पर फोकस करता है। रिसर्चर्स देखते हैं कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस के एक्सपोजर से ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट में माइक्रोस्कोपी, इमेजिंग और एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन जैसे टेक्निक का यूज़ होता है। बिहेवियरल असेसमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड सेटअप्स का यूज़ होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अलग अलग कंडीशन में ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जा सके। फिर अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो उसमें टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जामिन किया जाता है ताकि सेलुलर लेवल पर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ या चेंजेस डिटेक्ट किए जा सकें। एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी से ये पता लगता है कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस के एक्सपोजर से कैसे सेलुलर चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल असेसमेंट साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी टेराटोजेनिक सब्सटेंस के असर को समझाने में मदद करता है। इन असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस के एक्सपोजर से कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं। तो रिसर्चर्स असेसमेंट के रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं ताकि उन्हें टेराटोजेनिक सब्सटेंस के पोटेंशियल रिस्क और इफ़ेक्ट के बारे में समझ आए। ये असेसमेंट हमें डेवलपमेंट के स्पेसिफिक स्टेजेस में किस तरह के चेंजेस होने के चांसेस हैं ये समझाने में मदद करता है। फिर मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल असेसमेंट साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी हमें हेल्थ के लिए सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन रखते हैं। ये नॉलेज हमें बताता है कि कैसे टेराटोजेनिक सब्सटेंस पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकते हैं और इससे प्रिवेंटेटिव मेजर डेवलप करने में मदद मिलती है। मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल असेसमेंट साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये हमें समझाने में मदद करते हैं कि कैसे टेराटोजेनिक सब्सटेंस कैसे डेवलपमेंट पर असर डालता है और इस नॉलेज से हम ह्यूमन हेल्थ के लिए गाइडलाइंस डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सेंसिटिव पीरियड्स वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब एक ऑर्गेनिज्म टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। क्रिटिकल विंडो वो स्टेज होती है जहाँ पर टेराटोजेनिक सब्सटेंस का असर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्रिटिकल विंडो में एक्सपोजर का असर ज़्यादा होता है और स्मॉल चेंजेस भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल इशू क्रिएट कर सकते हैं। ये विंडोज़ डेवलपमेंट के कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस को हाईलाइट करते हैं जहाँ पर टेराटोजेंस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इस सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ विंडो ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर डिपेंड करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं, इसलिए टेराटोजेंस का असर का सेंसिटिविटी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस के मुताबिक अलग होता है। रिसर्चर्स एनिमल मॉडल और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं सेंसिटिव पीरियड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उन्होंने डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को टेराटोजेनिक सब्सटेंस के अलग अलग स्टेजेस पर एक्सपोज किया जाता है और आउटकम को ऑब्जर्व किया जाता करके पिन पॉइंट करते हैं कि असर किस स्टेज पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी के एक सेंसिटिव पीरियड होता है जहाँ पर मेजर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है। ऑर्गन स्पेसिफिक सेंसिटिव पीरियड्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के लिए अर्ली प्रेगनेंसी क्रिटिकल होता है। सेंसिटिव पीरियड और क्रिटिकल विंडो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को समझने में कि किस तरह से स्पेसिफिक एक्सपोजर्स डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये नॉलेज हमें बताती है कि कौन सी स्टेज में किस तरह के एक्सपोजर से डेवलपमेंटल इशू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइडेंटिफाई करना सेंसिटिव पीरियड को और क्रिटिकल विंडो एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रखता है। इससे गाइडलाइंस डेवलप होती है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेसिफिक पीरियड में कॉशन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत समझ में आए। एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में सेंसिटिव पीरियड और क्रिटिकल विंडो का पता लगना क्रूशियल है। यह हमें बताता है कि टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस के एक्सपोजर किस स्टेजेस पर ज़्यादा रिस्की होते हैं और इस नॉलेज से टारगेटेड गाइडलाइंस डेवलप होती है ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पर पोटेंशियल रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसिटिव पीरियड में एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
when exposure to teratogenic agent is more likely to result in abnormalities. Windows of vulnerability में understanding these windows of vulnerability is crucial for preventing and mitigating the impact of teratogenic exposures. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के बारे में. तो जेनेटिक अप्रोचेस का इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट में जीन्स का रोल को समझने और टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ उनके इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए. रिसर्चर्स जेनेटिक टूल का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें समझ आए कि स्पेसिफिक जीन ऑर्गेनिज्म के ससेप्टिबिलिटी या रेजिस्टेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है. मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाले डिटेल्ड प्रोसेस जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एक्सप्रेशन में चेंजेस. एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस इस डेवलपमेंट के टाइम पर इन मॉलिक्यूलर प्रोसेस पर कैसे असर डालते हैं. साइंटिस्ट जेनेटिक स्टडीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो जीन्स आइडेंटिफाई कर सकें जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए क्रूशल होते हैं और जो टेराटोजेंस के असर में अफेक्टेड होते हैं. म्यूटेंट मॉडल्स, नॉकआउट स्टडीज़ और जेनेटिक मैपिंग जो है इस अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद करते हैं. टेराटोजेनिक सब्सटेंस डीएनए म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं जिससे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ या जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आते हैं. आरएनए स्टडीज़ ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस को फोकस करते हैं जो एक्सपोजर के वजह से होती है और या फिर मॉलिक्यूलर कॉन्सिक्वेंसेस में इंसाइट प्रोवाइड करती है. टेराटोजेनिक सब्सटेंस प्रोटीन एक्सप्रेशन और फंक्शन पर असर डालता है जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. रिसर्चर्स प्रोटीन प्रोफाइल एनालाइज करते हैं ताकि समझ आए कि ये चेंजेस मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. इन विट्रो स्टडीज़ आइसोलेटेड सेल्स में मॉलिक्यूलर चेंजेस को एग्जामिन करते हैं जिससे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कंट्रोल्ड कंडीशन मिलती है. इन विट्रो स्टडीज़ होल ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं जिससे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्रिस्पर कैस9 प्रिसाइज जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउ करते हैं जिससे स्पेसिफिक जीन्स का रोल टेराटोजेनेसिस में स्टडी किया जा सके. हाई थॉटपुट सीक्वेंसिंग लार्ज सेट्स ऑफ जेनेटिक और मॉलिक्यूलर डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है और इससे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है. जेनेटिक और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ इन एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रखते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए. अंडरलाइन मैकेनिज्म समझने से हमें इंटरवेंशंस के लिए पोटेंशियल टारगेट आइडेंटिफाई करने में और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिलती है. जेनेटिक अप्रोचेस और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में कैसे टेराटोजेनिक सब्सटेंस डेवलप होने पर असर डालते हैं इसको समझने में हेल्प करती है. ये नॉलेज टारगेटेड इंटरवेंशंस डेवलप करना और टेराटोजेंस के एक्सपोजर के पोटेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करने में मदद करती है. तो जैसे मैंने इसमें लिखा है जेनेटिक अप्रोच में सम एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी स्टडीज़ इनकॉर्पोरेट जेनेटिक approaches to investigate how specific genes and pathways may modulate the response to teratogenic agents. Next, modular mechanism में molecular techniques are employed to elucidate the mechanism through which teratogens exert their effect on developing tissues. Next हम लोग बात करते हैं comparable studies के बारे में. इसमें हम देखते हैं comparison across species और translation to humans. तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में साइंटिस्ट टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को अलग अलग जानवरों में ऑब्जर्व करते हैं. माइस, रैट, रैबिट और कभी कभी बड़े जानवर भी इंक्लूड किए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट पर होने वाले असर को समझा जा सके. अलग अलग स्पीशीज़ में डेवलपमेंटल प्रोसेस में सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस हो सकते हैं. कंपैरेटिव स्टडीज़ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है टेराटोजेंस के पोटेंशियल इफेक्ट के ऊपर और ये समझने में मदद करता है कि फाइंडिंग्स कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसलेट होते हैं. फाइंडिंग्स को ह्यूमन पर लाने के लिए रिसर्चर्स फाइंडिंग्स को एनिमल मॉडल से ह्यूमन पर एक्सट्रापोलेट करते हैं. स्पीशीज़ अलग हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफन कंजर्व्ड होते हैं जिससे साइंटिस्ट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं. डिस्पाइट सिमिलैरिटीज़ एनिमल स्टडी करते हैं रिजल्ट को डायरेक्ट तौर पर ह्यूमन पर अप्लाई करना चैलेंजिंग हो सकता है. इसलिए डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट, जेस्टेशन पीरियड और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस से टेराटोजेंस के इफेक्ट पर कैसे इम्पैक्ट होता है ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. फाइंडिंग को ह्यूमंस पर ट्रांजिशन करने में स्पीसीज स्पेसिफिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है.
रिसर्चर्स ऑफन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि फाइंडिंग्स को वैलिडेट किया जा सके। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती है उसमें पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि टेराटोजन एक्सपोजर और डेवलपमेंटल आउटकम्स के बीच में एसोसिएशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये स्टडीज़ ह्यूमन हेल्थ के लिए एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशन भी फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने में क्रूशियल होते हैं। ये ट्रायल्स डायरेक्ट इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पर। कंपैरेटिव स्टडीज़ की जाती है डिफरेंट स्पीशीज़ में और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्प करता है पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन डेवलप करने में। स्पीशीज़ के बीच में कंपैरेटिव स्टडीज़ एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। फाइंडिंग्स को ह्यूमन पर ट्रांजिशन करने में केयरफुल एनालिसिस और स्पीसीज स्पेसिफिक फैक्टर्स का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलपमेंट बायोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और टेराटोजेंस रिस्क असेसमेंट का इंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में एसेंशियल होता है ताकि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को और टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को सही तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। ये इंटीग्रेशन साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रिंसिपल को टेराटोजेंस के रिस्क के साथ जोड़कर देखें। तो डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है जो टेराटोजेनिक सब्सटेंस के असर को स्टडी करता है, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं कि कैसे टेराटोजेंस नॉर्मल डेवलपमेंट को कैसे डिस्टर्ब करते हैं और पोटेंशियल रिस्क कैसे क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी और डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमें ये समझ आता है कि टेराटोजेनिक सब्सटेंस कैसे नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं। ये इंटीग्रेशन रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो हर टेराटोजन के स्पेसिफिक इफेक्ट को डेवलपमेंट के स्टेज पर मैप करें। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी करने में मदद करता है। जब हम इस बैकग्राउंड को टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। टेराटोजेंस रिस्क असेसमेंट में साइंटिस्ट काफ़ी सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि एनिमल मॉडल्स, इन विट्रो स्टडीज़ और एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। इन मेथड से टेराटोजेनिक सब्सटेंस के पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी स्टेजेस में होती है इंक्लूडिंग एक्सपोजर असेसमेंट, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, फिर डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। ये स्टेजेस एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है टेराटोजन के रिस्क को इवेलुएट करने में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का इंटीग्रेशन साइंटिस्ट को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे टेराटोजेंस नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं और इससे हमें प्रिवेंटेटिव मेजर्स डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और टेराटोजेंस रिस्क असेसमेंट का इंटीग्रेशन ह्यूमन हेल्थ के लिए क्रूशियल है। इससे हमें गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन मिलती है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन और डेवलपिंग फीटस को पोटेंशियल रिस्क से बचाया जा सके। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और टेराटोजन रिस्क असेसमेंट का इंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में नॉलेज को एडवांस करता है। इससे हमें डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को और टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को एक साथ देखने में मदद मिलती है, जिससे हम ह्यूमन हेल्थ के लिए इफेक्टिव प्रिवेंटेटिव मेजर्स डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन विद डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी विच एग्जामिन्स द इम्पैक्ट of toxic substances on development. Teratogens risk assessment में studies in the field contribute to the development of risk assessment for human exposure to potentially teratogenic agents. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल रेलेवेंस के बारे में यहाँ पर। तो क्लिनिकल रेलेवेंस जो है एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है। इसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स और टेराटोजेनिक सब्सटेंस का इफेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन ह्यूमन हेल्थ और क्लिनिकल सिनारियोज के साथ कैसे होता है। जब हम एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में किसी टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि फाइंडिंग्स डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लैब में की गई रिसर्च का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है। टेराटोजेनिक सब्सटेंस
का एक्सपेरिमेंटल जो इफेक्ट का क्लिनिकल रेलेवेंस जानना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है। रिसर्चर्स को ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सब्सटेंस लैब कंडीशन में हार्मफुल है तो रियल वर्ल्ड में उसका एक्सपोजर से कैसा बचा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में जो एस्पेक्ट स्टडी किए जाते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ देखा जाता है। ये इंक्लूड करता है सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल विंडो और डेवलपमेंटल प्रोसेस का स्टडी जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर होता है। रिसर्चर्स को ये देखना ज़रूरी है कि उनकी फाइंडिंग्स क्लिनिकल सिनेरियोज में कैसे फिट होती है, कैसे टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस का असर से डेवलपमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं और ये इश्यूज रियल वर्ल्ड में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में आइडेंटिफाई होते हैं तो रिसर्चर्स को ये देखना ज़रूरी है कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे क्रिटिकल होते हैं, कैसे ये एबनॉर्मेलिटी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लिनिकल रेलेवेंस को डिफाइन करता है। एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी के रिजल्ट से निकलने वाले फाइंडिंग्स से प्रिवेंटेटिव मेजर्स और गाइडलाइंस डेवलप की जाती है। ये गाइडलाइन प्रेग्नेंट वुमेन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उन्हें पोटेंशियल रिस्क से बचाया जा सके। एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी का अल्टीमेट गोल ह्यूमन हेल्थ इंप्रूवमेंट है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को स्टडी करके हम प्रिवेंटेटिव मेजर्स डेवलप कर सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ को बेटर बनाया जा सकता है। क्लिनिकल रेलेवेंस एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी में हमें ये दिखाता है कि लैब कंडीशन में की गई रिसर्च का रियल वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ और टेराटोजेनिक सब्सटेंस के इफेक्ट को स्टडी करके हम ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नियोप्लेजिया के बारे में।